चैम्प्स एक ऐसा फोरम है जिसमें वी आर कमिटेड टू ऑनरिंग एंड मोटिवेटिंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. सो दिस इज फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ. और इसलिए मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों का इतना नॉलेजेबल होने का कोई फायदा नहीं है unless the parents understand कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे दुनिया बढ़ रही है, क्या उनकी बच्चों की लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं. So unless they understand, our attending all these webinars या being knowledgeable is actually no use. That is why I formed this forum कि parents हमारे साथ हों और पेरेंट्स सीखें कि क्या क्या चेंजेस हैं और क्या वो फेस करेंगे और कितनी अच्छी चेंजेस हैं और जो स्कूल कर रहे हैं या जो टीचर्स कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. सो ये करने के लिए ये चैम्प्स एक फोरम बनाया गया है. मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग इसे अटेंड करें बिकॉज आफ्टर दिस सेशन हम पेरेंटिंग टिप्स भी लेंगे कुछ चीजों में जहाँ पे आप कोई चैलेंजेस फेस करते हैं जो बच्चों के साथ, वो आप लिख भी सकते हैं. फेसबुक में भी एक ग्रुप बनाया है और टेलीग्राम में भी है. सो यू कैन ज्वाइन बोथ, यू कैन ज्वाइन आइदर. और उसमें जो भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं अपने बच्चों के साथ और आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें या किस तरह बच्चे को हैंडल करें, वो भी आप डालें सो दैट वी कैन टेक इट अप इन दीज सेशंस और सबको इससे फायदा होगा. तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिव ऑन द ग्रुप. ये वन साइडेड ग्रुप नहीं है क्योंकि ये 40 मिनट सेशन होता है, इसमें बहुत ज्यादा हम पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं. लेकिन ग्रुप्स में आप जब डालेंगे अपने व्यू पॉइंट्स तो उस हिसाब से ये जो सेशंस हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे. किसी ने लिखा था कि बहुत छोटे सेशंस होते हैं और 30-35 मिनट्स में पूरे नहीं होते हैं. सो द थिंग इज वी हैव इट एवरी वीक. तो छोटा ही अच्छा है बिकॉज अदरवाइज यू विल गेट बोर्ड और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होती है लोगों में. इसलिए जहां भी खत्म होता है वहां से फिर नेक्स्ट वीक शुरू होता है. सो डजंट मैटर अगर एक चीज जो है थोड़ी आधी रह भी गई है एक सेशन में तो वो नेक्स्ट वीक कवर होती है. दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट that you attend each and every session. It is just once a week, 4 o'clock, 4 to 4:40. So it's not much and it's regular, same link actually it works. Okay, so today what we are going to do is we have talked about various methods of learning. So जिसमें मैंने आपको एक flip learning बताया था, blended learning बताया था, experiential learning बताया था. So ये जो terms हैं ये मैंने आपको पिछले sessions में समझाई थी ताकि आप इनसे फेमिलियर हो जाएं और जाने कि जो जिस तरह की टीचिंग मेथड्स चेंज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं. So today we are going to take skill based learning. NEP में बहुत ही महत्वपूर्ण एक टर्म यूज करी जाती है, स्किल बेस्ड लर्निंग. ना ये जो चीज है ये एक्चुअली टर्म्स बदली है, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं थे, लेकिन हमारी एजुकेशन इतनी रोट लर्निंग में और इतनी बस याद करो एग्जाम्स और इसमें खो गई कि ये हम चीजें भूल ही गए. लेकिन ये एक्चुअली जो एजुकेशन है उसका मायना ही यही है. क्योंकि हम एजुकेशन क्यों लेते हैं? हम एजुकेशन लेते हैं वन, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, टू, पैसे कमाने के लिए, अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए. सो उसके लिए हमें जो है क्या चाहिए? हमें एक स्किल चाहिए. स्किल ये जरूरी नहीं है कि हमको हाथ की कढ़ाई बुनाई सिर्फ वो चाहिए. स्किल एक कोई इंटेलेक्चुअल स्किल हो सकती है, एक इमेजिनेशन की स्किल हो सकती है. स्किल मीन्स कोई भी हुनर, एक हुनर हमें जरूर होना चाहिए ताकि उससे हम अपनी जीविका भी कमा सकें. सो दिस इज द मेन टैक्स. आप लोग जो है इतना बच्चों के पीछे जो पढ़ते हो कि पढ़ाई होनी चाहिए, स्कूल्स अच्छे ढूंढते हो, कि अल्टीमेटली आपका एम क्या रहता है कि बच्चे को कोई ना कोई प्रोफेशन उसमें जाना चाहिए जहां वो अपनी लाइवलीहुड कमा सके. नाउ हमने जो देखा है वो क्या होता है कि बच्चे इतना खो जाते हैं इन चीजों में कि पढ़ाई करनी है, उसको याद करना है, एग्जाम आने हैं और फिर उनको एक दायरा जो है बहुत उनका सिमटा हुआ हो जाता है. उसमें जब वो पूरे नहीं उतरते हैं तो क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. वो ये नहीं देखते कि लाइफ बहुत बहुत वाइड है.
उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है बहुत नया करने की, वो उनको नहीं दिखता है. सो दैट इज व्हाई एजुकेशन पॉलिसी हैज नाउ चेंज, थिंकिंग हैज चेंज. जो बच्चे बचपन से उनको किस तरह हम बड़ा करेंगे, उनके मेंटल होराइजन्स को किस तरह हम वाइड करेंगे, all that has changed. So that is why it's very important that you understand the new policy that is coming into work. Now what I now show you is, हमें अभी CBSE से कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक जो आया कंपटीशन के लिए कि आप अपने स्कूल से बच्चे फील्ड कीजिए. तो ये देख के मुझे लगा कि ये जो हम NEP देख रहे हैं 5-6 साल में आएगा, ये 5-6 साल में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे अभी आ चुका है. क्योंकि जस्ट द फैक्ट कि CBSE ने ऐसा कंपटीशन नेशन वाइड रखा है जिसमें वो ये स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं, मतलब थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है. सो आई जस्ट नाउ शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड टेल यू कि न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो अब क्या होने वाले हैं. ओके, नाउ ये हमारे पास जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि हम जो स्कूल में आपको इतने प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज देते हैं, क्या वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या वो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन है. ये जो कॉन्सेप्ट है बर्डन्स का कि पेरेंट्स का कि इतनी जो चीजें हम करवाते हैं बच्चों से, चाहे वो ओरेटरी स्किल्स में है या उनके प्रोजेक्ट बनाने हैं या उनका स्टोरी कॉम्पिटिशन्स हैं जो हर एक हफ्ते होते हैं, ये पेरेंट्स को बर्डन नहीं लगने चाहिए. क्यों? नाउ एजुकेशन जो है नई पॉलिसी के हिसाब से क्या होनी चाहिए. अभी तक क्या है, एजुकेशन हम सोचते हैं लिटरेसी है, हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए, नंबर्स आने चाहिए, लेकिन अभी क्या है, एजुकेशन में क्या आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए. इसका मतलब कि कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम है, हम उससे सिर्फ सोच ही नहीं सके, उसको सॉल्व कर सके, उसके कारण ढूंढ सके, उन कारणों को दूर कर सके. सिर्फ यही नहीं, एजुकेशन में आपको सोशल स्किल्स आनी चाहिए. बहुत बार हमने देखा है कि एजुकेशन बच्चों को बच्चे बड़े हो जाते हैं, डिग्रीज हो जाती हैं, फर्स्ट भी आते हैं, पढ़ना लिखना भी आता है, लेकिन वो बाहर किसी से बात नहीं कर पाते हैं, किसी भी फोरम में जाके वहां इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो शाय हो जाते हैं. सो सोशल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जॉब्स ऐसी हैं जहां पे सिर्फ आपकी सोशल स्किल्स ही काम आती हैं. कम्युनिकेशन, उनसे बातचीत करने का नहीं होता है, उनसे दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की ताकत नहीं होती है. देन कल्चरल अवेयरनेस नहीं होती है कि जो उनके आसपास जो माहौल है उसमें क्या वो चेंज ला सकते हैं, वो उनमें नहीं होता है. किसी भी तरह वो टीम में काम नहीं कर सकते हैं और कहीं वो लीडरशिप दिखा सकते हैं. अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो उनकी एजुकेशन टोटली यूजलेस है. सो एज पर NEP क्या चेंजेस आए हैं कि हर एक स्टूडेंट को एक वोकेशनल स्किल आनी चाहिए. वोकेशनल स्किल वो स्किल है जिससे वो करके कुछ ना कुछ कमा सके, कोई भी चीज हाथ से कर सके, दिमाग से कर सके, किसी भी चीज से ऐसा काम कर सके कि अगर कुछ भी ना हो तो उससे अपनी रोजी रोटी कमा सके. और ये जो है स्किल हम बाद में ढूंढते थे एजुकेशन की, अभी क्या है, ये स्कूल टाइम में शुरू हुई है. बाय द टाइम दे कंप्लीट स्कूल वो अपना कोई रोजी रोटी कमाने लायक हो सके. सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ एजुकेशन. Secondly, students will be taught coding from sixth standard. Now, coding जो है is something that is, you must have heard of it. You must have heard of the term coding.
Now what actually entails is, अभी तक कंप्यूटर्स क्या थे, हम लोग सिर्फ देखते थे, गेम्स खेलते थे, लेकिन अभी कोडिंग में गेम्स कैसे क्रिएट करनी है, कोई भी प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, ये स्टैंडर्ड 6 से बच्चों को आना चाहिए. और एक्चुअली धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड 1 से भी आ रहा है. अभी इफ यू सी अ लॉट ऑफ कोडिंग इंस्टीट्यूट्स हैव कम अप. स्कूल्स में ये एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा. क्यों होगा? क्योंकि this accelerates the process of creativity in a child. कोई भी बच्चा अगर ये कोडिंग सीखता है तो वो एक क्रिएटर बनता है. तो ये सिर्फ सीखने, कोडिंग सीखने की बात नहीं है. एक्चुअली क्या है, ये जो बच्चे हैं ये एक थिंकिंग प्रोसेस में आए, जहां पर ये सब सिर्फ बनी बनाई चीजें ना लें, उनको क्रिएट कर सके. Then the new education policy lays full emphasis on practical knowledge. कोई भी चीज आप अगर बुक्स में पढ़ते हैं वो बिल्कुल भी जो है relevant नहीं हो सकती unless you practice it. Now, why practical knowledge of a particular subject is important? Because that is the time you understand how a subject is going to affect your lives. अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसका इफेक्ट क्या आपकी लाइफ में? So that is why all the practical aspects are important, whether it is science, whether it is English, whether it is social studies, but practical knowledge of any subject becomes important. Now, the new education policy also pushes students away from rote learning. Rote learning is जब आप किसी चीज को रट के और एग्जाम में उसको जो है वो लिख देते हो. Now, rote learning में सिर्फ आपकी एक मेमोरी एक्सरसाइज होती है. Now, as of today आपके पास साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं है कि आपको बहुत मेमोरी नहीं चाहिए. You just have to know what to type on Google and you will get the answer. So उसके लिए आपको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, but you have to know what to type on Google. आपको find कैसे करना है. So that is a practical aspect of technology. And a very important thing is it helps students to develop a scientific temper. Now, what is the meaning of scientific temper? टेम्पर जो है, आपने एक एस्पेक्ट में ही सुना होगा कि टेम्पर मीन्स गुस्सा. नो, टेम्पर इज कि आपकी नेचर कैसी है. साइंटिफिक टेम्पर मीन्स कि आप हमेशा क्वेश्चन करें, आप हमेशा पूछें क्यों, कैसे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी चाइल्ड टू डेवलप. जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक वो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता. सो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा क्वेश्चन करना सीखे. एंड द होल पॉलिसी लेज एम्फोसिस ऑन डिजिटल लर्निंग. क्योंकि हमारी लाइफ चेंज हो गई हैं, पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर चिल्ड्रन आर very good at digital products. That is why 2020 में जो ये ऑनलाइन सिस्टम चला है, इसमें बच्चे इतने अच्छे हो गए हैं विद डिजिटल टेक्नोलॉजी. सो दैट इज व्हाई आई कॉल इट अ बूम. बहुत ब्लेसिंग है, बिकॉज ये जो बच्चों ने इतने सालों में सीखना था, ये वो इतनी जल्दी सीख गए हैं. Now with this kind of change coming in the national education policy, now I want to make you aware कि किस तरह से वो सिलेबस में और किस तरह स्कूल्स में आ रही हैं. So like I was talking about कि हमारे पास ये सर्कुलर आया. Now this is the Junior Skills CBSE Championship. This is the circular which has come to us. इसमें हमारे जो बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेट करना है. Now participate जो ये चैंपियनशिप है, this is only to tell you कि थिंकिंग कहाँ एजुकेशन में जा रही है. So this is open from 6th onwards. The 6th onwards क्या expect किया जाता है बच्चों से? You have to register for it, and this championship, and this is not only for a few children. Now इसमें जो बच्चे register होंगे, this only tells us कि आगे की जो thinking है वो इस direction में जा रही है. So अगर ये आज ये championship float हुई है, तो ये जो syllabus change है, ये इस direction में आपका जा रहा है. ना इसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले स्क्रीनिंग राउंड होगा जिसमें एमसीक्यूज होंगे 60. एमसीक्यूज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पहले बिल्कुल अहमियत नहीं थी.
लेकिन अब आप देखेंगे ऑल ओलंपियाड क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज, all questions in any competitive exams are MCQs. लगते बहुत इजी हैं, you know, KBC, you must be watching KBC, MCQs, 4 चॉइस दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक टिक करना होता है ना। देखने में बहुत इजी लगते हैं कि हमको तो आंसर दिया गया है, बट नो, व्हाट डज द चाइल्ड हैव टू डू? वो 4 आंसर्स इतने क्लोज होते हैं कि उसमें से आप ठीक आंसर ढूंढने के लिए आपको सारा नॉलेज होना ही चाहिए। आपकी मेमोरी को वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो मेमोरी है उसमें आपको पूछते हैं कि अच्छा इसका आंसर बताओ, लेकिन एमसीक्यूज आपकी मेमोरी को टेस्ट नहीं करते हैं, आपके साइंटिफिक टेम्पर को टेस्ट करते हैं, आपकी क्वेश्चनिंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। So that is why the screening round is MCQ. Screening means you can have 800 children appear for it. उसमें से वो screen करेंगे. So 60 questions will be given. Time is 1 hour. ना अगर आपको 1 minute per question मिल रहा है, तो उस 1 minute में आपको पढ़ना भी है, आपको पढ़ के उसको समझना भी है, और समझ के उसका करेक्ट आंसर ढूंढ के करना भी है। उसमें तुक्का नहीं लग सकता, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है। Which means कि अगर आप तुक्के से ABC लगा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अगर 60 में से 20 राइट और 20 रॉन्ग हो गए, आपका 0 मार्क्स आए। So that is why screening can you please mute? Okay, can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, then next second round जो है will be 10% will be from lesson 1, from level 1, and the duration is 1 to 3 hours. उसमें जो है बच्चे की नॉलेज टेस्ट की जाएगी कि उसको कितना आता है। I'll come to the subjects later. Now level 3 जो है 10% from level 2, which means आप भूल नहीं सकते हो। आपका जो पुराना नॉलेज है वो आप भूल नहीं। जब आप बोलते हो ना कि ये जो है मैम कितना सिलेबस आएगा, there is no syllabus, there is only concepts. आपको concepts जो है वो सब याद रखने ही पड़ेंगे। And the fourth is a national round where only 8 students in whole of India will be chosen. So this is the format of the championship. Now उसमें subjects क्या हैं, क्या क्या areas will be tested? One is painting and decorating. Now if you notice, this is what the activity and the projects are. कभी कभी आपको पोस्टर मेकिंग दिया जाता है, कभी आपको बेस्ट ऑफ वेस्ट दिया जाता है, कभी आपको साइंस प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, कभी आपको सोशल स्टडीज प्रोजेक्ट दिया जाता है ना। जब ये बच्चे छोटेपन से ये सब कर रहे हैं, so these kind of skills will become easy for them. So उसमें what competitor needs to know in the skill ना, इसमें टेस्ट में अच्छा करने के लिए कॉम्पिटिटर को क्या आना चाहिए? पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग के लिए वो याद करके कुछ नहीं आ सकता, रट के कुछ भी नहीं आ सकता, तो उसको क्या आना चाहिए? उसको स्किल आनी चाहिए, पैटर्न्स आने चाहिए, उसको मीडियम्स कौन से यूज कर सकते हैं वो आने चाहिए, कौन से टेक्सचर्स यूज कर सकते हैं, वेदर पेंट्स यूज कर सकते हैं, पेपर यूज कर सकते हैं, मेटल यूज कर सकते हैं, सॉडस्ट क्या यूज कर सकते हैं, तो उसकी वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट है बनाने में, ये उसका लेवल उसका देखा जाएगा। Now second competition is graphic design. Now what is graphic designs? These are graphic design are software to create communication channels. ना ग्राफिक डिजाइन में आप बोलते नहीं हैं, लेकिन जो डिजाइन है आपका वो बोलता है। अब ये अगर आपने कंपटीशन में पार्ट लेना है ना, माइंड यू these are competitions अभी, but this is going to be in your syllabus, this is going to be in your studying material. So graphic design क्या है? आप उसको पिक्चर या ग्राफ्स या ड्राइंग्स, उसमें आप एक आइडिया प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें आपको डायमेंशन आनी चाहिए। 3 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, विच मीन्स ज्योमेट्री आनी चाहिए। मैथ्स में ज्योमेट्री करी होगी तो आपको डायमेंशंस आएंगी, देन टेक्सचर्स आने चाहिए,
पैटर्न्स आने चाहिए, ऑल दिस इज मैथ्स। देन आपकी क्रिएटिविटी उसमें क्या है, आपके आइडियाज क्या हैं, आप कैसे इमेजिन करते हो एक कॉन्सेप्ट को। फिर उसमें आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, कंप्यूटर में कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं वो आना चाहिए, मल्टीपल मीडिया जो है वो किस तरह इकट्ठा मिलकर यूज होता है वो आना चाहिए। और फिर सबसे ज्यादा जो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, कि अगर आपके पास एक आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि मुझे इसका ग्राफिक डिजाइन चाहिए, उसको आप किस तरह प्रोजेक्ट करते हैं ना। इसमें जो कॉम्पिटिटर है, जो भी स्टूडेंट पार्ट लेगा, वो कम्युनिकेट कैसे करेगा, बाय वे ऑफ हिज डिजाइन्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो कॉम्पिटिटर है उसमें ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या यूज होगा, उसमें टेक्नोलॉजी यूज होगी, इमेजिनेशन यूज होगा, क्रिएटिविटी यूज होगी। सो दिस इज अनदर स्किल दे आर टेस्टिंग। Now, second, another area they are testing you on is mobile robotics. Now, this is not college. This is not कि आपने college के बाद या अपने work life में सीखा है. This is 6 to 12 students के लिए. So, अगर ये competition CBSE रख रहा है, तो obviously this is going to be the future of education. Now, mobile robotics. Now, if you see your children, they are very interested in robots. जब हमने AR VR टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी क्लासेस में, तो सडनली स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कितना बढ़ा, बिकॉज देयर ब्रेन्स आर नाउ वर्किंग इन द फ्यूचर, दे आर थिंकिंग ऑफ रोबोटिक्स। नाउ रोबोटिक्स में मोबाइल ऐप में किस तरह के रोबोट्स तैयार कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स क्या चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होनी चाहिए। Now this is where coding comes in. Now, when we teach coding to our children, this is what they will be able to do. कि रोबोट्स कैसे चलेंगे, क्या काम कर सकेंगे। आपने पता नहीं पढ़ा है क्या नहीं, अभी 4 IIT students have developed a robo for manual cleaning of potholes. जो लोग करते थे मैनुअल्स के अंदर जाके और गंद साफ करते थे, उससे बहुत लोग मरते थे, इतने साल हो गए वो मैनुअली करा जा रहा था। एक 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर रोबो जो तैयार किया है, विद इन 30 मिनट्स एक मैनुअल क्लीन होता है। सो दिस इज व्हाट द फ्यूचर जनरेशन वी आर लुकिंग एट, कि वो इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव बने कि इस तरह की चीजें क्रिएट कर सके। और ये सडनली नहीं बनता है, ये मेंटल जो है आपको एक माहौल पैदा करना पड़ता है, and that is what is coming into education. Now इसमें क्या होगा, why do you create a robo? क्योंकि पहले you have a problem, the problem was manual cleaning. Now you are solving that problem, so problem solving has come, and then you're thinking of making a robo. Then उसके बाद you have to make the robo move. If you have to make the robo move, तो आपस में आप डिस्कस करोगे, आप पढ़ोगे, आप रिसर्च करोगे। This is nothing that a teacher will teach you. टीचर जो है वो क्लास में आपको बताएगी कि ऐसा रोबो करना है। This is creativity यहाँ जज हो रही है। So each student will make his own perception, और उसके बाद उसे यूज करना आना चाहिए। So all this is individual thought, लेकिन उसके लिए क्या है, पूरा आपका अगर क्लास का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल का अगर माहौल ऐसा होगा, तभी बच्चे ऐसा देख पाएंगे और कर पाएंगे। Now another area that they have given us is visual merchandising. Now visual merchandising एक आपने देखा होगा, जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो आपकी शो विंडोज में आपके मैनिक्विन्स लगे होते हैं और शो विंडोज सजी होती है। Now can you believe, but this is a full skill set, और इसके लिए लोग जो हैं वो हायर किए जाते हैं। हम लोग अपने बच्चों को बिसाइड्स इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स हम सोच नहीं सकते, बट विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज अ बिग फील्ड, और हमें इसका इतना अंदाजा ही नहीं है कि हमारे बच्चे भी इस एरिया में जा सकते हैं साइंस पढ़कर। सो विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो है, दैट इज ऑल्सो टॉट इन स्कूल्स, नॉट एज विजुअल मर्चेंडाइजिंग बट एज मेंटल, जस्ट गिविंग देम द फील्ड कि ये भी आप कर सकते हो। तो ये कंपटीशन जो रखता है, दिस इज ऑल फॉर चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है, एक क्रिएटिविटी है
है वो बच्चों की देखी जाती है। बच्चे जो हैं वो इसको डिजाइन करते हैं। क्राफ्ट्स में अगर जो बच्चे अच्छे होते हैं, अब बच्चा साइंस में नहीं अच्छा है पर क्राफ्ट में अच्छा है तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएगा, और किस तरह वो चीजें बनाते हैं। Then another thing, another area that they have given us is innovative business ideas. Now you know that today the world is all business, world is all about how to make money. Now suddenly ये जो है ये स्किल जो है suddenly आपके पास नहीं आ सकती है। बच्चों का दिमाग वैसे चलना चाहिए कि किस तरह न्यू आइडियाज जनरेट करें, क्या चीज वर्क करेगी, क्या चीज नहीं करेगी। तो उसके लिए another competition is for the children to have new business ideas, किस तरह का बिजनेस चल सकता है। Then fashion technology. Fashion technology, or if you know, is a huge field. Now, we do not teach it as a subject in school, but this will be one of the vocational subjects. जो बच्चे स्कूल से ही पढ़ेंगे कि किस तरह ना फैशन टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट क्लोथ्स. फैशन कैन बी ऑन वॉचेस, फैशन कैन बी ऑन हेयर स्टाइल्स, फैशन कैन बी ऑन हाउस होल्ड आइटम्स. सो एनीथिंग उसको किस तरह क्रिएटिव करना है, किस तरह उसको कंस्ट्रक्ट करना है और किस तरह उसको बिजनेस वर्दी बनाना है. Now another area that has been given is IT software business. Now hardware एक्चुअल मोबाइल या कंप्यूटर जो आपका होता है, सॉफ्टवेयर इज जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है. तो वो उन्होंने कंपटीशन किसके लिए रखा है? 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो आईटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना सके. इसमें क्या होता है, इसमें कोडिंग इज अगेन अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ इट, कि कोडिंग की क्या क्वालिटी है, क्या वो प्रैक्टिसेस हैं, वो उनको सीखना पड़ेगा और किस तरह एक उसको प्रोजेक्ट बना के उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. नाउ यू सी ऑल दिस इज all about projects, all about activities. So unless you do it in schools, there is no way that your children will be ready for it when they go out into the world. And all this is also marks oriented. Now marks is not an 80 marks paper. Marks is on these things, how far your child has done on these kind of things. Now another thing they have told us is digital photography. अब बच्चा जो फोटो लेता था, हमें लगता था अरे फोटो ले रहा है, but this is now a whole area where children can learn, children can be judged, क्योंकि digital photography is not just taking pictures, it is about imagination. It is जो अच्छी फोटोग्राफ्स लेते हैं वो जो हम आंखों से देखते हैं उससे कहीं बियॉन्ड देखते हैं. सो उसकी फोटोग्राफ्स और हमारी फोटोग्राफ्स में बहुत फर्क होता है. उसमें फोटोग्राफ्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग, so that's another art. Sharing your thoughts with photography, उनको वीव कैसे करना है फोटोग्राफ्स को, उनके साथ प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स इज नॉट अबाउट जस्ट पुटिंग टू कार्डबोर्ड पीसेस एंड कोई उसको पाइप्स लगा, एनीथिंग लाइक दैट. इट अ प्रोजेक्ट कैन बी जस्ट अ फोटोग्राफी प्रोजेक्ट where your imagination comes into fore. उसमें आप लाइफ का कॉन्सेप्ट दिखा सकते हो. So this is another area that we are looking at. Now इस दौरान जो आजकल का जो न्यू अब वर्ल्ड आने वाला है, उसमें some terms you will अपने बच्चों से आप सुनेंगे, बाहर से सुनेंगे. So these are some terms you should be familiar with. One is cross age peer tutoring. Peer means friends. अभी तक हम फ्रेंडशिप्स को एक अलग नजर से देखते थे, खेलने के लिए या फन के लिए. नाउ जो फ्रेंडशिप्स भी हैं, that is a lot of learning. More and more children will be encouraged to learn from friends. क्योंकि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों की लाइफ में. हम उस एक बड़े एरिया को निग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज व्हाट वी फील इज कि फ्रेंड्स क्या सीखेंगे. बट न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन में फ्रेंड्स का जो डिस्कशन है, फ्रेंड्स का जो इनपुट है, उससे टीम वर्क आता है, लीडरशिप आती है, और एक दूसरे को सिखाने से एक कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड के क्लियर होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अडॉप्ट दीज मेथड्स. देन प्रोज एंड कॉन्स, अगर आप ये टर्म सुनते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव. सेल्फ असेसमेंट, जो अभी तक हम हमेशा टीचर पे डिपेंड करते थे. असेसमेंट क्या है? टीचर एग्जाम लेगी,
लेकिन अभी सेल्फ असेसमेंट बहुत आने वाली है। उससे क्या होता है कि बच्चे अपने आप रियलाइज करते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, हमने क्या सीखा, हमने क्या गलत किया, हमने क्या ठीक किया। देन इंटीग्रेटेड लर्निंग, लर्निंग जो है किसी भी सब्जेक्ट की एक दायरे में नहीं रहेगी। लर्निंग सब्जेक्ट की जो है वो दायरे से बाहर जाएगी और वो सब चीज को एनकम्पस करेगी, चाहे वो आपकी हाथ की स्किल हो, चाहे वो आपकी इंटेलिजेंस हो, चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सो सबको मिला के एक लर्निंग होगी। आउटकम्स ऑफ लर्निंग, जब कोई बोलता है आउटकम्स ऑफ लर्निंग इज द रिजल्ट्स। नाउ रिजल्ट्स आर नॉट जस्ट इन वे ऑफ मार्क्स। अभी तक क्या था, आउटकम्स ऑफ लर्निंग कितने नंबर आए, 90 आए, 95 आए, 25 आए, अभी वो नहीं है। आउटकम्स ऑफ लर्निंग इज आपने क्या सीखा। अगर एक बच्चे के मार्क्स जो हैं 70% भी आते हैं, लेकिन वो एक नॉवल प्रोजेक्ट बनाता है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसका महत्व बहुत ज्यादा होगा। उसके मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, उसकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी। एंड द लास्ट वन इज गेमिफिकेशन। नाउ गेमिफिकेशन इज टीचिंग एवरीथिंग as a game, because children enjoy fun, play. So everything will be taught as if it's a game. It's not like we are giving you something. So which means that students will be participating in the learning. Teachers and students will work together. It is not that teacher stands at the head of the class and dictates notes कि copy कर लो. Abhi more and more this copying of notes and submitting of assignments which are copied, ये धीरे धीरे जाके बहुत कम हो जाएगा। ज्यादा जो स्ट्रेस होगा वो किस पर होगा कि आपने क्या क्रिएट किया, आपने उसको कैसे समझा। अगर ऐसे लाइक इन आवर स्कूल ऑलवेज से अपने आप लिख के लाओ, चाहे गलतियां भी होंगी तब भी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर टीचर का दिया हुआ एक मॉडल ऐसे आपने रट के लिखा है, तो दैट इज नो क्रेडिट टू यू, यू विल नॉट गेट मार्क्स। सो इफ समबडी इज टेलिंग यू कि इसको रट के आ जाओ और यही ठीक होगा, you know, that whole concept of yahi theek hoga is going to be zero with schools, with teachers, in our minds. Nothing is right or wrong. Everything is to your, how can you justify कि ये right है। अगर आप मुझे समझा सकते हैं कि ये वर्क करने का करेक्ट तरीका है, then you are right. If you can't tell me why you have done this, you are wrong. So that is the whole concept about on learning. Now, peer tutoring, I told you, is going to be very, very important. Now, students not only of the same class, of different classes can also engage. क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो जब छोटों को सिखाते हैं तो खुद भी ज्यादा सीखते हैं, और जो छोटे अपने बड़े बच्चों से सीखते हैं, बड़े भाई बहन या एल्डर स्टूडेंट से सीखते हैं, वो ज्यादा अच्छे सीखते हैं, बिकॉज दे रिलेट टू देम। उनको वो टीचर वाला डर नहीं होता, उनको वो टीचर वाला एज गैप नहीं होता। सो इट्स वेरी नाइस इफ an older student can teach a younger student. Then in the same class, one child knows it, one child has not understood. So when we make groups, okay, you explain to the child who's not understood, the learning is much better. Then, children love being the teacher. So just the fact कि वो teacher बनाए गए हैं और वो समझा रहे हैं, that is incentive for them to learn. Next day बच्चा अच्छे से उसको research करके आएगा, पढ़ के आएगा कि I will teach. Then it develops the skills of planning and organization. कि अगर मुझे एज अ चाइल्ड दूसरे बच्चों को सिखाना है तो मैं प्लान करूंगी मैं किस तरह उसको अच्छा सिखा सकती हूँ। Now this is another skill we develop in children, and then the younger child can easily ask questions from an older child. So that is why it's very important that children teach each other. And what do teachers do? Teachers are standing as guide. जहां बच्चे थोड़ा सा संभल नहीं पा रहे हैं उनको संभालो, which means the teacher has to be much better than present teacher, क्योंकि उसको सिर्फ उतने दायरे में नहीं आना चाहिए जितना उसने सिखाना है, उसको बड़े दायरे में आना चाहिए ताकि वो गाइड बच्चों को कर सके किसी भी एरिया में।